सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वीकार कीजिए हिमानी भाटिया का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो ये हमारी क्लास है, इसके लिए कक्षा 6 जो है इसका स्टैंडर्ड रहेगा। ये हमारी क्लास छठी क्लास के उन बच्चों के लिए है जो तृतीय भाषा सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उनमें वो बच्चे जो संस्कृत भाषा को चूज करते हैं। तो इसमें आज का हमारा विषय है संस्कृत, और संस्कृत में हमारा आज का जो स्टडी चैप्टर रहेगा यानी पढ़ने का जो विषय रहेगा वो है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। जी हाँ, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, मैं आपको बता दूं अकारांत क्या होते हैं। अकारांत, अकारांत इस मूल शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि हमारे जो ये कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन होते हैं वो हमेशा हलंत होते हैं। हलंत अर्थात अक्षर का आधा होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कै को लिखा हलंत लगा दिया, तो हमारे कॉन्सोनेंट जो है वो हमेशा ही हलंत होते हैं। इन सारे व्यंजनों को सपोर्ट करता है स्वर। इन्हें स्वर हमेशा सहायता करते हैं उच्चारण के लिए। तो जैसे कि ए, आ, ई, उ आदि जो भी हमारे स्वर हैं वो सभी स्वर इन कॉन्सोनेंट्स को प्रोनोट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो स्वर हैं उनकी सहायता से इनको पूरा बोला जाता है। जैसे क, घन, अ, तो हम इसको बोलेंगे क। ऐसे ही क, घन, आ, तो हम इसको बोलेंगे का। इसी प्रकार क, घन, ई अर्थात की। तो इसी तरह से जो हमारा स्वरों के साथ व्यंजन का जो मेल है वो आपको मैंने यहाँ पे समझाया। क्योंकि ये छोटे बच्चों के जो क्लासेस में आ ही जाता है चैप्टर, तो बच्चों को ये अच्छे से पता होता है कि कॉन्सोनेंट हमेशा आधे होते हैं और वो हमेशा वोवल यानी कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विषय चल रहा था वो है अकारांत होना। तो यहाँ पे अकारांत का जो शब्द है यानी कि जो अकारांत शब्द है उसका मैं अर्थ आपको बताने जा रही थी। तो अकारांत शब्द में लास्ट में यानी कि अंतिम जो शब्द होता है उसका जो स्वर होता है वो ए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शब्द लिखा गणेश है। अब इस पूरे शब्द की हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो वर्ण विच्छेद के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि ये शब्द जो है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग देखिए, आपको सबसे पहले मैं इसको वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ, उसके बाद मैं लिंग पे आऊंगी और आपको लिंग की जो विश्लेषण है वो बताऊंगी। तो देखिए, ग हलंत, ग में स्थित अ, इसके बाद न, न में स्थित ए, फिर इसके बाद श, श में स्थित अ, और अंत में विसर्ग। क्योंकि विसर्ग जो है वो स्वर नहीं है। विसर्ग जो है, मूल जो स्वर होते हैं वो 5 ही होते हैं और उसके बाद संयुक्त स्वरों की गिनती आती है। इस प्रकार यहाँ पे इसको विसर्ग कहते हैं। तो यहाँ हम ग में अ को जोड़ेंगे, ण में ए को जोड़ेंगे और श में फिर ए को जोड़ेंगे तो गणेश शब्द बनेगा। और चूंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आगे विसर्ग लग जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा गणेश है। तो ये गणेश जो शब्द है ये अकारांत है और ये पुल्लिंग शब्द है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लिंगों का जो विश्लेषण है वो बताऊंगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लिंग पढ़ते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इसके अलावा संस्कृत में एक लिंग होता है नपुंसक लिंग। जी हाँ, हम जेंडर जब पढ़ते हैं तो फिमेनियन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फिमेनियन जेंडर और कॉमन जेंडर, ये 3 जेंडर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे संस्कृत में भी हम 3 जेंडर पढ़ेंगे, यानी कि लिंग जो है वो हम 3 पढ़ेंगे। पुल्लिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, और फिर आता है नपुंसक लिंग। तो यहाँ आज की जो हमारी टॉपिक है वो है अकारांत पुल्लिंग। यानी आज हम इन 2 जेंडर्स को नहीं पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग को नहीं पढ़ेंगे और हम नपुंसक लिंग शब्दों को भी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा प्रकरण है अकारांत पुल्लिंग शब्दः, तो हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जो शब्द होते हैं, और ये बच्चों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जब संस्कृत सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो उनके मन में एक दुविधा रहती है
पहली दुविधा उनके मन में ये रहती है कि हमें संस्कृत बोलनी नहीं आती, दूसरी दुविधा उनके मन में ये रहती है कि हमें संस्कृत लिखनी नहीं आती। तो बच्चों की ये जो एक व्याधि है, यानी एक जो दुविधा है, उसको मैं दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि देवनागरी में हमें लिखना है और प्रोनाउंसिएशन में हमें लगभग शब्द जो हैं वो हलंत और विसर्ग युक्त मिलते हैं, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो आज का जो देखिए पहला चैप्टर है ये, क्योंकि तो मैं शब्द की जो शुरुआत कर रही हूँ, गणेश, मैंने ये शब्द लिखा गणेश। ये हर एक बच्चे को पढ़ने में आ रहा है कि मैंने ये गणेश लिखा है, और इसी को अगर मैं अकारांत पुल्लिंग शब्द में लिखूंगी तो मैं इसको लिखूंगी गणेश है। कहीं कोई क्लिष्टता नहीं है, कहीं कोई आपको इसमें समझने में इसमें आपको व्यवधान नहीं है। इसी प्रकार मैं शब्द लिखूंगी सूर्य, और इसको मैं संस्कृत में कैसे लिखूंगी? सूर्य। अगर मैं लिखूं चंद्र है, चंद्र, तो मैं यहां पे लिखूंगी चंद्र है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे लिखूं, देखिए ये तो बात हुई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के नाम की, लेकिन यहां पे अगर हम लिखें घट है, तो ये भी अकारांत है, घट है। लेकिन ये चूंकि एक वस्तु है और ये कॉमन जेंडर में चला जाता है, तो इसको हम आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम खाली पुल्लिंग अकारांत शब्दों को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं वृक्ष, तो आपको इसको संस्कृत में लिखने में कहीं दुविधा नहीं है, वृक्ष है। इसी तरह रमेश है, रमेश, रमेश है। अगर मैं लिखूं सुरेश, तो संस्कृत हो जाएगा सुरेश है। तो आई होप कि आपने जो ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जो समझना, लिखना और पढ़ना जो है वो आसानी से सीख लिया होगा। इसी तरह कुछ और शब्द जो है वो मैं आपको लिख के बता रही हूं, जिससे कि आपको ये समझने में कतई दुविधा नहीं रहेगी। अगर मैं लिखूं विनोद, तो ये तो हुआ हिंदी का। इसके बाद मैं इसको संस्कृत में लिखूंगी तो ये विनोदय हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे शब्द लिखती हूं अमित, तो ये भी देखिए अकारांत पुल्लिंग है, तो ये अमित हो जाएगा। अगर मैं शब्द लिखूं राम, तो ये राम हो जाएगा। अगर मैं शब्द लिखती हूं यहाँ पे हनुमान, तो ये हनुमान हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप बच्चों को ये समझ में आ ही गया कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग शब्द जो मैंने आपको लिख के बताए, इन्हीं शब्दों की तरह अगर मैं कुछ और शब्द लिखती हूँ, जैसे मैंने वृक्ष शब्द लिखा था, तो वृक्ष है वो अकारांत पुल्लिंग में चला गया। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे लिखा वृषभ, वृषभ होता है बैल, तो यहाँ पे आ जाएगा वृषभ है। अगर मैंने लिखा वृश्चिक है, वृश्चिक, तो ये भी अकारांत है। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी वृश्चिक है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और शब्द यहाँ पे लिखती हूं, हरिण, हरिण है। इसी तरह से अगर मैं लिखती हूं सर्प है, सर्प, तो मैं यहाँ पे इसको संस्कृत में लिखूंगी सर्प है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये जो क्लास है, इसमें आपने भली भांति अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जान लिया होगा। मेरी अगली जो क्लास रहेगी आपके लिए, वो रहेगी लिंगानुसार स्त्रीलिंग शब्दों की, और उसके बाद में नपुंसक लिंग शब्दों की, और साथ ही साथ सर्वनाम शब्द रूप। जी हाँ, जब हम किसी संज्ञा को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ हम सर्वनाम भी पढ़ते हैं। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जो विश्लेषण करता है या आदि की जो पहचान बताते हैं, वो संज्ञा की कोटेशन होती है। उसी प्रकार जब संज्ञा की जब हम बात करते हैं, तो हर समय या हर शब्दों में या हर वाक्यों में हम संज्ञाओं को प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पे सर्वनाम शब्दों का यूज करते हैं। तो वो सर्वनाम शब्द जो है वो देखिए हम एक भाषा को जान रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भाषा में
सर्वनाम शब्दों को भी जानेंगे। तो संस्कृत के जो सर्वनाम शब्द होते हैं जैसे स, तौ, ते, क, कौ, के, एष, स, तौ, एष, एता, एषः, एतौ, एतेः, एषः, एतौ, एताः। इसी प्रकार हम जैसे य, यौ, ये, किम, के, कानि आदि जो सर्वनाम शब्द हैं, अहम, आमम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये आपको सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे हैं क्योंकि आप पहली बार इनसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको ये समझाती चलूंगी, आपके लिए जो ये कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आसान होता चला जाएगा। एक भाषा का जो ज्ञान है वो आपको पूर्णता प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो संस्कृत के शब्दों की अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जो आज की हमारी क्लास है, इस क्लास से अनुमति दीजिए हिमानी भाटिया को। और एक बार फिर मैं आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी। श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट का स्टडी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो। और अगली वीडियो के लिए हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक अनुमति दीजिए हिमानी भाटिया को। नमस्कार।